हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो एटॉमिक फिजिक्स का है वो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। यानी आपने बोर के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे। बोर के पोस्टुलेट्स को काम में लेते हुए आप रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैलकुलेट करेंगे। हम ये मान लेते हैं यहाँ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए कि ये आपके पास में जैसे क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है प्लस का Ze, और इसके चारों ओर सर्टेन ऑर्बिट्स हैं, जैसे कहिए फर्स्ट ऑर्बिट है, ये कहिए सेकंड ऑर्बिट है, और इस तरह से ये कहिए इस तरह से थर्ड फोर्थ, और इस तरह से हम मान लेते हैं ये कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है। और nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं Rn है, और nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हम मान लेते हैं Vn है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम अजम्पशंस यहाँ क्या मानते हैं, लेट Rn इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट की, nth ऑर्बिट की, एंड Vn इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन nth ऑर्बिट। तो इस तरह से हम ये करेंगे क्या, ये देखिए कंसिडर या लेट Rn is the radius of nth orbit and Vn is the velocity of electron moving या revolving in the orbit, velocity of electron in the orbit। ये आप मान के चल रहे m मास है, z उस एटम का एटॉमिक नंबर है। तो ये इस तरह से अब ये रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आप बाहर के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको ध्यान में रखिए। पहला जो मैथमेटिकल फॉर्म था पहले पोस्टुलेट का क्या था, kz स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और सेकंड क्या था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इन्हीं को काम में लेकर के हम क्या कैलकुलेट कर सकेंगे, रेडियस कैलकुलेट कर सकेंगे। तो क्या लिख दे यहां, फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। देखिए r रेडियस मानी nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो Rn लगा देंगे, Rn, और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो Vn है। अब मास इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में अलग थोड़ी होगा, मास तो सही कौन से ऑर्बिट में हो इलेक्ट्रॉन, सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से ये इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से कौन से पोस्टुलेट से, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट से क्या बताया था आपको, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, यही था। यहां वेलोसिटी के लिए vn लगा दें और rn लगा दें इस तरह से। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, rn की वैल्यू, vn की वैल्यू निकाल सकते हैं, और vn की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो यहां से जो vn की जो वैल्यू है वो आ जाएगी nh डिवाइडेड बाई 2 पाई m r n। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास में देखो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एक में 1 इक्वेशन में k Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn स्क्वायर इज इक्वल्स टू m अपॉन Rn, और Vn का स्क्वायर करेंगे, यहां से इसके स्क्वायर करके लिख देते हैं तो होगा
n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r n स्क्वायर। इस तरह से इसमें कुछ टर्म्स जो कैंसिल हो रहे हैं उनको देखिए, एक m कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इस तरह से हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी, Rn की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, Rn स्क्वायर से भी देखो Rn स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होने के बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Rn 4 पाई स्क्वायर m, है ना। ये कैंसिल हो गया, इनटू k z e स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर। और यहां से आप देखेंगे तो देखो किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे थे आप, Rn की वैल्यू। Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, ये इसको उधर ले जाइए, डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब k की वैल्यू हमें पता है, k कितना होता है, k की जो वैल्यू है वो होती है, यहां लिख लेते हैं, k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ k की वैल्यू लिख दें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ k की सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह पे इनटू z e स्क्वायर। अब देखिए पाई से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई का स्क्वायर है और यहाँ पाई है, ये पाई कैंसिल हो गया, 1 पाई लेफ्ट हो गया यहाँ। अब इसको आप इस तरह से, ये इसको मैं कर रहा हूं, ये लिखिए आपने। अब देखिए यहां से आप के पास ये जो रिजल्ट आया है, nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो आ जाएगी Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई m z e स्क्वायर, पाई m z e स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। किसको, ये एप्सिलॉन नॉट h पाई m, है ना, कौन कांस्टेंट नहीं है। एक तो n नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 हो सकती है, सेकंड के लिए 2 हो सकती है, थर्ड के लिए 3, और एक z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, लिथियम के लिए 3 होगा। तो ये फिक्स नहीं है ये, तो इनको हम लास्ट में लिख लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ में लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, क्या, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, और ये क्या बचा आपका n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, ये रेडियस आ गई। अब यहां से एक तो ये जो फैक्टर है, वैसे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या, ए नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसको हम नाम दे देते ए नॉट। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो वैल्यू देखो हम यहां से निकाल सकते हैं, 8.85 4 इंटू 10 की पावर -12, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और उसका क्या है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, उसका स्क्वायर। ये सारा हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.529 इंटू 10 की पावर -10। वैसे मीटर में आएगा क्योंकि इनकी तो यूनिट नहीं होती, रेडियस की यूनिट मीटर, या फिर 0.529 एंगस्ट्रोम। खैर यहां से जो रिजल्ट आ रहा है सामने वो क्या है,
वो है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट की जो रेडियस है वो ये अब किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो रेडियस डिपेंड कर रही है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर के। दूसरा जो कंक्लूजन आ रहा है वो रेडियस है वो किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर के। यदि कह दिया जाए दोनों का ही फर्स्ट ऑर्बिट है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन का एटम है, दोनों के फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस किसकी ज्यादा होगी? आप कहेंगे जिसके लिए z की वैल्यू कम होगी उसकी रेडियस ज्यादा होगी। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कम है तो रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, इनके एक ही एटम की जो रेडियस का जो रेशियो, दूसरा ये पूछा जाए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है? तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, और n की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 1। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी? यही होगी। तो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस क्या होगी? 0.529 एंगस्ट्रॉम ही होगी। इस तरह से रेडियस। अच्छा, कई बार अपने से ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके पास जो रेडियस है उनका रेशियो क्या होगा? R1, R2, R3 और इस तरह से। R1 क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। R2 क्या है? सेकंड की रेडियस। R3 क्या है? थर्ड की रेडियस। इस तरह से। तो फर्स्ट की रेडियस क्या होगी? देखो, इसको यहां से आप इस हिसाब से यदि लिखना चाहें तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा कुछ, ये कांस्टेंट ही तो है। ये क्या है? ए नोट, कोई भी कांस्टेंट है, ए नोट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये ऐसा ही तो था, यानी ये आपने लिखा है, इसको क्या लिख सकते थे? ए नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। बात एक ही है, ये है ना? ये या इज इक्वल्स टू में लिखा है मैंने, ये है ना? अच्छा, वैसे मैंने यही है, या इज इक्वल्स टू में इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस R1 वो क्या होगी? ए नोट एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। सेकंड की ए नोट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। और थर्ड की क्या होगी? ए नॉट इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एंड सो ऑन, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अच्छा, ये सिंपल रेशियो की यदि बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो सिंप्लीफाइड रेशियो है वो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1:4:9 रेशियो आगे कितना आ जाएगा? 25। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पहले ऑर्बिट की रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है तो दूसरे की 2 नहीं हो सकती, उसकी क्या होगी? 4 एंगस्ट्रॉम होगी। थर्ड की क्या होगी? 9 एंगस्ट्रॉम होगी। ये रेडियस ऑर्बिट की जो नंबर है उसके स्क्वायर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इनका जो रेशियोज है वो क्या होगा? 1:4:9। ये रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे, ये रेडियस वाला ये काम आएगा। जो रेडियस के लिए फॉर्मूला आया था मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, क्योंकि बाकी मैं मिटा रहा हूं। फिर रेडियस के लिए अपने पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है? एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर, और लास्ट में क्या था? n स्क्वायर बाई जेड। ये किसके आया है? रेडियस के लिए आया है। आप ये लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। जल्दी लिखिए, इसको लिख लिया तो आप देखिए, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चाहिएगा इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मैं इसलिए नाम दे रहा हूं कि आप फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन होता है जो एटम से अपने आप को स्कैप कर चुका है,
और ऑर्बिटल का मेरा मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, आगे का है वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, है ना। स्पीड ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए देखो, आपने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट सेकंड पोस्टुलेट से कर सकते हैं, इजी है, सबसे इजी वे में किया जा सकता है बोर के सेकंड पोस्टुलेट से। तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम सेकंड बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बोहर सेकंड पोस्टुलेट, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है उनका, MBR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। एक इस बात का ध्यान रखें इस चैप्टर में, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी के लिए और ये V वेलोसिटी के लिए काम में ले रहा हूं, और ये कैपिटल V वोल्टेज के लिए काम में ले रहा हूं, तो सारे अलग अलग हैं। तो ये V वेलोसिटी है और H और N अलग अलग लिखेंगे, N और ये H अलग अलग सब, यानी मिक्सअप नहीं हो। अब देखो यहाँ पे MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो Vn और ये Rn। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी है उसकी, वो क्या हो जाएगी, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू MRn, है ना। M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आपके पास में ये रेडियस की वैल्यू है ना, ये यहाँ, ये आप सीख चुके हैं, ये आप यहाँ लिख लेंगे ऐसे, क्या है ये वैल्यू, ऐसे लिख देंगे कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई M E स्क्वायर Z, है ना, N स्क्वायर बाई Z, ये आया था लास्ट डेरिवेशन में। तो ये वैल्यू आप यहां रखेंगे, जैसे ये वैल्यू यहां रखते हैं तो देखो ये हो जाएगी आपके पास में NH डिवाइडेड बाई 2 पाई M, और Rn की जगह पे क्या रखें, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई M E स्क्वायर Z। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे M से M कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में ये जो वैल्यू है, ये देखिए आप, ये ऊपर जाएगा इस तरह से, तो ये होगा N, N भी एक कैंसिल हो रहा है, N से एक N कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा यहाँ H से भी एक H कैंसिल, तो ये E स्क्वायर Z डिवाइडेड बाय, ये यहां जो आ रहा है वो है E स्क्वायर Z डिवाइडेड बाय, है ना, ये वाला 2 एप्सिलॉन नॉट H और N। तो यहां जो देख रहे हैं Z बाई N को छोड़ करके ये जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या आया, E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट H, और लास्ट में क्या है, Z बाई N। तो अब इसको रिमूव कर देते हैं, है ना। अब इसको रिमूव करने के बाद में देखिए ये बात समझ में आई। अच्छा, एक ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए आ गया, और ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि वेलोसिटी Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, जैसे मान लो ये किसी एटम के ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट सेकंड थर्ड, तो कौन से में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी फास्ट होगी, जिस पहले में ज्यादा होगी, तेज दौड़ेगा, दूसरे में और कम, तीसरे में और कम। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे उन इलेक्ट्रो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, कम होगी, है ना। फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगी, सेकंड में और कम हो जाएगी, थर्ड में और कम होगी, यही ना। अच्छा, ये बात समझ में आई। और Z की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन से के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, हाइड्रोजन या कार्बन? आपका आंसर होगा कार्बन, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z के।
अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये जो देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये सारा का सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। देखो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच, इसको हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट टर्म को हम नाम दे देते हैं v1। तो यहां से v1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ना, ये 6.63 इंटू 10 की पावर -34 है ना, इंटू ये तो एप्सिलॉन नॉट की नहीं, एच की लिख दी, एप्सिलॉन नॉट की 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 6.63 इंटू 10 की पावर -34। ये हम कैलकुलेट, आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ही है, ये कैलकुलेशन ही है। जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना, इसका जो है ये भी नहीं लिखना आपको एग्जाम के लिए, ये -34 है, ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू आती है वो आती है 2.189। तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, Vn इज इक्वल्स टू, इसकी जगह आप क्या लिख दें 2.189, और ये क्या होगा z डिवाइडेड बाई n, और इसकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, है ना। अब यदि आप हाइड्रोजन के लिए कहें, है ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालें तो क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएगी, Vn इज इक्वल टू 2.18, और Z की वैल्यू क्या होगी 1 ये इंटू 10 की पावर 6 आता है भाई, है ना, इंटू 10 की पावर 6, तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6, और ये क्या था साथ में Z बाई n, ध्यान रखें ये Z बाई n, क्योंकि ये वैल्यू है, ये आ रही है 2.189 इंटू 10 की पावर 6, साथ में क्या है Z बाई n। तो ये जो वैल्यू है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होगी 1, और नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की, तो इतनी होगी। यानी हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कौन सी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, 2.189 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और यदि ये देखें तो स्पीड ऑफ लाइट का कौन सा पार्ट है, 1 डिवाइडेड बाई 137 पार्ट है। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या इसको ये लिखा जा सकता है, यदि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, 3 इंटू 10 की पावर 8, और उसको 137 से डिवाइड कर देते हैं तो ये नंबर आती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Vn इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई 137, इतनी होती है मीटर पर सेकंड। यानी हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है, C डिवाइडेड बाई 137 मीटर पर सेकंड, वेयर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन तो कहां तक हो गया था आपका, ये डेरिवेशन हो गया था, ये पर्टिकुलर किसके लिए किया आपने, हाइड्रोजन एटम के लिए। हालांकि यहां चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको C डिवाइडेड बाई 137 भी लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाई 137 लिख सकते हैं। अब एक नोट में लिख लीजिए, कुछ बुक्स में दिया हुआ होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, है ना, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है, नोट में लिख लीजिए, क्या लिख रहे हैं हम, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए नोट करके। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बेसिकली
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसका, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, या स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड ज्यादा सही रहेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसी रेशियो को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर कांस्टेंट और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम किस तरह से, इस कांस्टेंट को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अल्फा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की, c डिवाइडेड बाई 137, और इसको किससे डिवाइड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, c। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, c कैंसिल हो जाता है और ये आती है 1 डिवाइडेड बाई 137। 1 को 137 से डिवाइड करने पे ये जो आया, इसी को क्या बोला जाएगा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब देखिए ये लिख लीजिए आप, फिर अपन बात करेंगे, ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट नोट करके लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं अपन क्या, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो जल्दी, ये लिख लिया तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर, कितने नंबर ऑफ साइकिल जो कि वो 1 सेकंड में कंप्लीट कर दे, कि 1 सेकंड में वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, कितने बार चक्कर रिवॉल्व कर लेगा न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, की 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन या कितने साइकिल कंप्लीट कर लेता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। देखो हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का जस्ट रिवर्स होता है। तो हम क्या कैलकुलेट करें, टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, और टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम, यानी 1 साइकिल का कंप्लीट होने में लगा टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 साइकिल की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन, ये है ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ, तो 1 साइकिल की डिस्टेंस कितनी होगी, 2πr, और स्पीड क्या होगी, v। तो उस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड लिख सकते हैं अपन, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, है ना। और डिस्टेंस 1 साइकिल के लिए क्या होगी, 2πr, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो rn, और स्पीड vn। तो यहां ये जो सारी वैल्यूज, ये किसके लिए है आपके पास, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी Vn डिवाइडेड बाय 2πRn। Vn की वैल्यू भी आप सॉल्व कर चुके हैं पीछे डेरिवेशन, और Rn के लिए भी कर चुके हैं। उनकी जैसे वैल्यूज हम रखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी आएगी न्यू, है ना। जैसे ये वैल्यू हम रखते हैं सारी की सारी, या f से भी रिप्रेजेंट कर दें, f से या न्यू से, तो ये जो है
आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यही ध्यान रखें, ये किसके फ्रीक्वेंसी जो है जेड स्क्वायर की क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब पता लगेगा ये जेड स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब वीएन की जो वैल्यू आई थी जेड के टर्म में पीछे वो लिखें, और आर एन की वैल्यू जेड के टर्म्स में आई वो, तब हमें पता लगेगा फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी एन की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये ध्यान रखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, इनको रटने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एन की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन कैसा होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है, लिख लीजिए। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। लिखिए इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। नेक्स्ट आपका क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी of electron, total energy of electron in nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। देखो इलेक्ट्रॉन की जो दो एनर्जी होंगी, एक तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मतलब जो मोशन के कारण, और दूसरी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी mgh वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी चार्जेज के बीच की एनर्जी। एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, उनके बीच की डिस्टेंस r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। चार्ज प्लस का है माइनस का साइन भी लिया जाता है इसमें एनर्जी के केस में, है ना। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² फोर्स निकालते थे, एनर्जी निकालते हैं तो क्या K Q1 Q2 बाई R, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं लिया जाता। तो ये किसका फॉर्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, ये यहाँ कौन था, एटम का न्यूक्लियस, और इस पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का Ze। यहाँ ये मान लीजिए nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो ये रेडियस क्या है Rn, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, माइनस का E। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, यदि आप ये कहें है ना, पोटेंशियल एनर्जी EP कहें तो वो निकाली जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी EP क्या होगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, या K Q1 की वैल्यू क्या है, Ze, है ना, न्यूक्लियस पे चार्ज, Q2 किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का E, और R उनके बीच की डिस्टेंस यानी ऑर्बिट की रेडियस। इस तरह से ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन will be the sum of kinetic energy and potential energy, kinetic energy and potential energy। अब देखो काइनेटिक टोटल एनर्जी हम निकालें, लिखें E लिखें, तो वो क्या होगी, सम ऑफ कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी यानी E K, और दूसरी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो दोनों को ही हम देखो, सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम, इसको हम कह देते हैं फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। क्या था, KZe² डिवाइडेड बाय
क्या लिखें, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर एन था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वी एन था। तो यहां से देखो ये कैंसिल होने के बाद में ये किसकी वैल्यू बची, इसकी वैल्यू बच गई ना एम वी स्क्वायर की। तो एम वी स्क्वायर की जगह क्या रखा जा सकता है, ये रखा जा सकता है। सो टोटल एनर्जी आ जाएगी आपके पास। और Q1 क्या था, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और Q2 क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और R क्या है, उन दोनों के बीच की एनर्जी। तो ये इनकी कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखिए जैसे ही आप यहां रखेंगे इनको रखने के बाद में ये वैल्यू आपकी होगी। सो टोटल जो एनर्जी है वो यहां लिख लेता हूं। टोटल जो एनर्जी है वो क्या होगी, 1/2, और एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ये वैल्यू, है ना। इसलिए आप कह रहे हैं ये लिख सकते हैं 1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। ये तो कौन सी एनर्जी आ गई, देखो बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट को काम में लेकर के एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। प्लस में ये कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी। के कूलम्ब कांस्टेंट है ही, है ना, के। Q1 न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze, और Q2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, माइनस का E, डिवाइडेड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है ऑर्बिट की रेडियस की इक्वल होगी, ये लिख दिया आपने Rn। अब यहां पे हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि टोटल एनर्जी देखो 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ये वाली जो वैल्यू है, यहां मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट को यहां लिख देता हूं एक बार के लिए, बाद में हम बात करेंगे। ये देखो E इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन। ये टोटल एनर्जी आई है। अब ये मैं बता रहा था वो लिख रहा हूं कि जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक, ये कौन सी एनर्जी थी, ये एनर्जी थी आपकी काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी कौन सी है, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी ऑलवेज। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, सेम होती है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, टोटल एनर्जी क्या लगा देंगे, जो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है उसमें क्या लगा दे, माइनस। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का डबल होती है। यहां से ये कंक्लूजन निकला। अब देखो ये वैल्यू, ये बात आपके सारे समझ में आ गई। अब हम देखो क्या करेंगे, ये यहां तक लिख लिया आपने, है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि जो टोटल एनर्जी है वो, और कौन सी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E के, वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। ये डेरिवेशन है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है वो रिजल्ट साथ साथ में ही लिख लें। और ये जो है, ये वाली एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, हाफ होती है इसके मैग्नीट्यूड का। ये रिजल्ट है। दूसरा जो रिजल्ट खास बात है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये यहां आप साइड में करके या इस तरह से इनको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, किसको, कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी में यदि आप माइनस लगा देते हैं तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का आप डबल कर देते हैं तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इनको लिखिए जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया तो देखिए अब आगे, ये
देखो आप Rn का फॉर्मूला रेडियस के लिए आप पढ़ चुके हैं, यानी इसकी जगह पे कहा ये जो है Rn, इस Rn की जगह पे आप लिख सकते हैं। देखो Rn की जो वैल्यू है वो आपको बताई थी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m z e स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू के साथ में हम एनर्जी निकालें टोटल nth ऑर्बिट में, है ना, nth ऑर्बिट के लिए En लिखा है, तो nth ऑर्बिट में एनर्जी है वो हो जाएगी, देखिए -1/2 k, है ना, k की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू यही होती है z e स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn। Rn की जगह पे ये लिख ले आप एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m z e स्क्वायर। अब देखो ये टर्म कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल नहीं हो रहा, है ना, ये पाई से पाई कैंसिल हो सकता है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास में यहाँ पे 1/8, है ना, और ये बच गया आपके पास में 1/8 के बाद में ये हो गया m ऊपर चला जाएगा m, और ये हो जाएगा क्या z की पावर 2 m z स्क्वायर, है ना, e की पावर 2 ये है और 2 ये है, e की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h भी क्या है स्क्वायर, h की पावर 2 है ना, और n स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपके पास में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, हाँ ये। अब देखो ये nth में आ गई, एनर्जी नेगेटिव है इसकी भी बात करेंगे। इससे पहले आप ये और देख लेते हैं कि Z क्या है, अलग अलग है और N भी अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू अलग होगी, लिथियम के लिए अलग होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी अलग अलग होंगी, तो इनको हम अलग कर लेते हैं और सबसे पहले इस टर्म को लिख लेते हैं क्या, -1/8 m e की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, और ये हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये जो टर्म आ रहा है ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये m e एप्सिलॉन नॉट h आर कॉन्स्टेंट्स, है ना। सो पुटिंग देयर वैल्यूज, इनकी जो वैल्यू पुट करने के बाद में, है ना, इनकी वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपके पास में देखो ये आ जाएगा nth ऑर्बिट में एनर्जी, है ना, इन सभी की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सारी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हैं। ये रखने के बाद में हम पाते हैं ये जो फैक्टर है ये आता है 2.18 इंटू 10 की पावर -18, ये वाली वैल्यू, और z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये एनर्जी आ जाएगी। लेकिन एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, वो होती है जूल, एनर्जी जूल में आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में वैसे ऐसा यूनिट तो जूल होती है, लेकिन इसमें हम एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, वहां आपको बताया था यही बात। तो जब भी आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो, मैंने बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और उससे डिवाइड करने के बाद में जो ये वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी -13.6, है ना, z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और ये आएगी एनर्जी किसमें, ev का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ऊपर वाली एनर्जी किसमें थी, जूल में थी। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदला, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये सीखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो इस तरह से ये हमने एनर्जी।
अब यहां से ये पूछ लिया जाए नॉट, या फिर ये लिख लीजिए व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। यदि ये पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन, तो आप बताइए क्या यहाँ नेगेटिव जो एनर्जी है उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। एनर्जी नेगेटिव में आने का मतलब है कि उस इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रखा है। किसने बाउंड कर रखा है? न्यूक्लियस ने। यदि उसको वहां से फ्री कराना है तो इतनी एनर्जी क्या देनी पड़ेगी आपको? पॉजिटिव की देनी पड़ेगी एक्सटर्नल सोर्स से, तभी जाके वो क्या होगा? एस्केप होगा। तो ये यदि ऐसा पूछ ले आपसे तो क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या लिखोगे? नेगेटिव एनर्जी मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस से क्या है? बाउंडेड है। टू एस्केप इट फ्रॉम द, है ना, इट इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी टू एस्केप इट। एस्केप का मतलब सदा के लिए अलग कर देना। एस्केप इट फ्रॉम द एटम से अलग करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इट इज रिक्वायर्ड टू गिवन एक्सटर्नल एनर्जी टू एस्केप इट फ्रॉम द एटम से अलग करने के लिए इसको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस यही है कि एनर्जी किसने लगा रखी है? न्यूक्लियस ने उसको पकड़ रखा है। उसको यदि फ्री होना है तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0। तो ये एनर्जी का डेरिवेशन था यहां तक। अब हम हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कुछ। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, है ना? तो लिखें क्या? फॉर एच एटम यानी हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना? हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो एनर्जी उसकी क्या आ जाएगी? उसकी आ जाएगी -13.6, है ना, डिवाइडेड बाई n², क्योंकि Z की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसमें आएगी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट, है ना? ये जो स्टेट है इसको कौन से स्टेट कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ये वाली जो स्टेट है, मैं ये मिटा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। इस स्टेट को हम कौन से स्टेट बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। क्योंकि ग्राउंड स्टेट का मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में होता है? फर्स्ट में। तो n = 1 को कौन से स्टेट बोला जाएगा हाइड्रोजन के लिए? ग्राउंड स्टेट। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इस स्टेट को कौन सी स्टेट बोलते हैं अपन? ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। अच्छा, सेकंड ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन गया तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? देखो कितनी होनी चाहिए उसकी। ये फॉर्मूला में क्या है? -13.6 डिवाइडेड बाय n²। n की वैल्यू क्या रखेंगे आप? n की वैल्यू रखेंगे 2 और उसका स्क्वायर 4 होगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.4। किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी में। अच्छा, यदि आप थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में उसकी जो एनर्जी है वो निकालेंगे। तो -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, है ना? 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1.51, है ना? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आप किसके लिए निकाल सकते हैं? फोर्थ के लिए -13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 16, और 16 करते ही आ गया माइनस का 0.85
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होगी। इसी तरह से आप किसके लिए निकाल सकते हैं, फोर्थ के लिए निकाल सकते हैं, है ना। E5 के लिए निकाल सकते हैं, वो होगी -13.6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ये। और ये वैल्यू जैसे आपके पास आएगी माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंफिनिटी वाले में, इंफिनिटी वाला ऑर्बिट होता है एटम से बाहर, तो उसके लिए होगा देखो -13.6 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे की सारे, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोल रहे थे, और इन सभी को ये जो है यहां से लेकर के यहां तक इनको बोला जाता है कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स। हाइड्रोजन में ये क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट्स होगी। अब यदि हम एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो एनर्जी लेवल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। देखो ये पहला लेवल कौन सा था, 1 वाला, और 1 वाले में एनर्जी कितनी थी, -13.6, है ना। ये n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू जैसे 1 है, और 1 के लिए आपने कहा एनर्जी कितनी बता रहे हैं आप, -C1 से शुरू कर दे यहां से। ये 1 के लिए बता रहे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप 2 के लिए एनर्जी कितनी होगी, 2 के लिए होगी माइनस का 3, 2 थोड़ा ऊपर ले लें, डिफरेंस ज्यादा ना 10 के आसपास का है। n इज इक्वल टू 2 का कितना है, माइनस का 3.4, और ये तो डिफरेंस क्या हो रहा है, कम, तो कम डिफरेंस रखो इसका और इसका, है ना। 3 के लिए n की वैल्यू, 3 के लिए उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस का, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ये क्या लिखे E1, और ये क्या लिखे E2, और ये क्या लिखे E3। 3 वाले के लिए एनर्जी कितनी है, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 वाले के लिए, है ना, 4 वाले का देखो डिफरेंस जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और कम हो रहा है ना। 4 वाले का ये, तो 4 वाले के लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 वाले के लिए, अब ये जो डिफरेंस और भी कम हो गया, 5 वाले के लिए है वो एनर्जी कितनी है, वो है माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आगे इस तरह से बाकी भी होंगे, बाकी जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे और ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम। और n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए जो एनर्जी है वो क्या होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो कौन से ऑर्बिट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट वाले में। इनफाइनाइट वाले का मतलब होता है एटम से बाहर। तो ये जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, इन सभी एनर्जी लेवल्स को बोला जाता है एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, और इसको बोला जाता है ग्राउंड एनर्जी लेवल, या लोअर एनर्जी लेवल है, और ये हायर एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए लोअर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहता है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला इसका ग्राउंड स्टेट कहो या लोअर एनर्जी लेवल कहो, और ये वाले को क्या कहते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट कह दो या हायर एनर्जी लेवल्स कह दो। तो ये तो था एनर्जी के बारे में। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। थैंक यू।